सभी लोग दोस्तों, कैसे चल रही है एग्जाम की तैयारी। दोस्तों एग्जाम बहुत नजदीक आ चुकी है हमारे और तैयारी आपकी अच्छी होनी चाहिए। बाकी का मैं आपको पार्ट ए पार्ट बी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किससे रिलेटेड आएंगे, किस तरीके से आपके क्वेश्चन बनेंगे एग्जाम में, मैं आपको करा ही रही हूँ। क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप पार्ट ए में जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं दोस्तों, क्वेश्चन तो यही रहेंगे लेकिन आपको ऑप्शन मिलेंगे, उसमें से एक चयन करना होगा जिसका मैं आपको एक या दो शब्दों में आपको आंसर बताती हूँ सही ऑप्शन क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी के आधार पर क्वेश्चन सीरीज के माध्यम से हम क्या है पार्ट ए और पार्ट बी की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो दोस्तों अब तक हम कितने 120 प्रश्नों पर बात कर चुके हैं और दोस्तों 120 प्रश्नों को हमने बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से व्याख्यात्मक रूप से उनको किया है। बाकी आज भी हम 20 प्रश्नों पर बात करने वाले हैं 121 से लेके 140 तक। ठीक है, हमेशा की तरह 20 प्रश्नों पर ही बात करेंगे और जो कि हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आज की क्लास के जो क्वेश्चन रहेंगे दोस्तों, आज की क्लास के क्वेश्चन देखिए पेपर 12, पेपर 7 और पेपर 8 से ज्यादा रिलेटेड है। ठीक है, पेपर 12 से, पेपर 11 से और पेपर 8 से ज्यादा रिलेटेड है आज के क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे आपके एग्जाम के लिए दोस्तों, तो आप लोग नोट कर लिया करें, एक कॉपी और एक पेन ले लीजिए ताकि आप उसको नोट करते रहे। ठीक है दोस्तों अभी मेरे पास कल या परसों किसी फ्रेंड्स का एक कमेंट आया था, मैसेज आया था मेरे पास कमेंट बॉक्स में कि मैम क्या फुल फॉर्म्स नहीं आएंगी। फुल फॉर्म्स आएंगी लेकिन कैसे आएंगी दोस्तों, उसमें होगा जैसे ये टीवीआई लिखा है, टीवीआई, ठीक है, इसका एक्सप्लेन क्या होगा, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा पूरा फुल लिखा होगा, यानी कि एक्सप्लेन दे रखा होगा। ठीक है, आपको शॉर्ट में करना होगा या फिर इस तरीके से दे रखा होगा कि टीवीआई और ऑप्शंस में आपके उसके एक्सप्लेनेशन मिलेंगे। ठीक है, एक्सप्लेन करा हुआ मिलेगा, उन चारों में से एक पहचानना है टीवीआई का एक्सप्लेन कौन सा है। इस तरीके से आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। क्यों नहीं आएंगे, आएंगी, फुल फॉर्म्स भी आएंगी, आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी आएंगे, एक नंबर वाले जो क्वेश्चन बनाए गए इस बार वो भी आएंगे, 2 नंबर के जो पहले आते थे वो भी आएंगे। ठीक है, 5 क्वेश्चन। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, बाकी बढ़ा दिया है उन्होंने, घटाया कुछ नहीं है, टाइम घटाया है, प्रश्नों को घटाया है बस, और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, 2 घंटे का टाइम कर दिए जो 3 घंटे का था। ठीक है, क्वेश्चन हमारे कुछ कम कर दिए। ठीक है, उसकी जगह पार्ट ए और पार्ट बी को थोड़ा चेंज कर दिया है, पार्ट ए को ही किया है वैसे देखा जाए तो। ठीक है, तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। आज के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस कौन कौन से हैं देखिए दोस्तों। सबसे पहला आज की क्लास का जो क्वेश्चन नंबर देखिए 121, विद्यालय को समावेशी बनाने की 2 महत्वपूर्ण रणनीतियां। विद्यालय को समावेशी बनाने की महत्वपूर्ण रणनीतियां कई एक थी। बाधा मुक्त वातावरण होना चाहिए, परिवार का सहयोग, परिवार की साझेदारी होनी चाहिए, है ना, पाठ्यचर्या में विविधता होनी चाहिए, यूडीएल का उपयोग होना चाहिए, बहुत सारी विशेषज्ञों का समूह होना चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें थी, उनमें से आपको केवल 2 लिखने हैं। ठीक है, अब इन्होंने पूछे हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कौन कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहला है आपका यूडीएल का उपयोग और दूसरा है आपका पाठ्यचर्या में विविधता। पाठ्यचर्या में विविधता, या पाठ्यचर्या में विविधता और यूडीएल का उपयोग। ठीक है, इन दोनों से क्या होगा, समावेशी विद्यालय को जब हम बना रहे हैं, जब हमारा यूनिवर्सल डिजाइन ऑफ लर्निंग काम करेगा, इसके अकॉर्डिंग अगर हम काम करेंगे तो क्या हुआ, प्रत्येक बच्चे को कक्षा में समान शैक्षिक अवसर प्रदान हो पाएगा, समान अधिकार उसको प्राप्त हो पाएगा। पाठ्यचर्या में विविधता होगी तो सामान्य बच्चों के साथ साथ विशेष आवश्यकता वाले बच्चे समान पाठ्यक्रम से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 122 देखिए, प्रश्न नंबर 122, एडीएसडी छात्रों के लिए कक्षा प्रबंधन की रणनीतियां कौन कौन सी हैं। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर जो छात्र हैं उनके लिए
कक्षा प्रबंधन की रणनीतियां कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों इनकी रणनीतियां देखिए कौन कौन सी हैं। 2 रणनीतियां हैं। पहला तो है आपका व्यवहार प्रबंधन, व्यवहार कक्षा प्रबंधन, ठीक है। पहला हो गया आपका व्यवहार कक्षा प्रबंधन, दूसरा हो गया संगठनात्मक प्रशिक्षण, संगठनात्मक प्रशिक्षण, ठीक है। ये 2 कक्षा एडीएसडी वाले बच्चों के जो कक्षा प्रबंधन रहेगा, क्लासरूम मैनेजमेंट जो रहेगा, उसके अंदर 2 स्ट्रेटजीज है। कौन कौन सी? व्यवहार कक्षा प्रबंधन और संगठनात्मक प्रशिक्षण, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 123, विद्यालय को समावेशी बनाने में मुख्य बाधाएं कौन कौन सी हैं? या विद्यालय को समावेशी बनाने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, या हम कह सकते हैं समावेश करने में कौन कौन सी बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी आता है, शामिल करने में कौन कौन सी बाधाएं आती हैं, यानी सामान्य विद्यालय में इंक्लूसिव एजुकेशन का समावेशी का हम समावेश करेंगे या विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शामिल करेंगे तो कौन कौन सी बाधाएं आएंगी। देखिए दोस्तों सबसे पहले है दोस्तों प्रणालीगत बाधा, स्टैटिक बैरियर्स, प्रणालीगत बाधा, सामाजिक सोशल बैरियर, शैक्षणिक, ठीक है। स्टैटिक बैरियर, सोशल बैरियर और पेडागोजिकल बैरियर, ये 3 बाधाएं हमें, यानी कि प्रणालीगत बाधाएं, सामाजिक बाधाएं और शैक्षणिक बाधाएं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 124, श्रव्य दृश्य सामग्री के 2 उदाहरण लिखिए। श्रव्य दृश्य सामग्री यानी कि श्रव्य का मतलब जिससे हम सुनकर भी सीखते हो, ठीक है, और देखकर भी सीखते हो, ठीक है। तो दोस्तों ऐसी कौन सी 2 सामग्री है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है वैसे तो एक तो आपका टीवी हो गया और मोबाइल हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखिए 125, किस अक्षमता को बहुसंवेदीय विकार कहा जाता है? ऐसी कौन सी अक्षमता है जिसे बहुसंवेदीय विकार कहा गया या बहुसंवेदीय विकार है? तो दोस्तों कौन सी अक्षमता है जिसे बहुसंवेदीय विकार कहा जाता है? ना तो हम क्या हियरिंग इम्पेयरमेंट को नहीं कह सकते, ठीक है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी को नहीं कह सकते, ठीक है, फिजिकल डिसेबिलिटी को नहीं कह सकते, फिर लर्निंग डिसेबिलिटी को भी नहीं कह सकते, लोकोमोटर डिसेबिलिटी को नहीं कह सकते, ठीक है। तो दोस्तों अगर बहुसंवेदीय की बात करें तो श्रवण बाधिता एक ऐसी अक्षमता है जिसे बहुसंवेदीय विकार कहा गया है। दृष्टि बाधिता, ठीक है, या श्रवण अक्षमता दृष्टि अक्षमता, ठीक है, एक ऐसी अक्षमता है, हम कह सकते हैं विजुअली हैंडीकैप्ड, कि हम क्या कह सकते हैं इसे बहुसंवेदीय विकार माना जाता है इसको। 126, किस शारीरिक अक्षमता में संवेदना नष्ट हो जाती है? ऐसी कौन सी शारीरिक अक्षमता है जिसमें संवेदना नष्ट हो जाती है? तो टाइप्स ऑफ फिजिकल डिसेबिलिटी में देखिए सीपी में भी नहीं होती है, ठीक है, मस्कुलर डिस्ट्रोफी में भी नहीं होती है, स्पेना बाइफिडा में भी नहीं होती है, और पोलियो में भी नहीं होती है, और कौन सा है? अब बचा हमारे पास क्या? सीपी हो गया तो कौन बचा शारीरिक रूप से? तो दोस्तों एक बचा कुष्ठ रोग। लेप्रेसी में क्या होता है? वो एक ऐसी शारीरिक अक्षमता है जिसमें संवेदना पूरी नष्ट हो जाती है व्यक्ति की, ठीक है, संवेदनाहीन होता है वह, संवेदना नष्ट हो जाती है तो कुष्ठ रोग में। नेक्स्ट है आपका 127, देखिए विकासात्मक विकार किसे कहा जाता है? ऐसा कौन सा विकार है जो विकासात्मक से संबंधित है या विकासात्मक विकार से संबंधित है? क्वेश्चन आ सकता है, नीचे ऑप्शन कई सारे दिए होंगे। विकासात्मक विकार किसे कहा जाता है? तो विकासात्मक
विकार अगर हम बौद्धिक अक्षमता को कहें तो नहीं है, लेकिन ऐसी कौन सा विकार है, यानी कि उन्होंने अक्षमता नहीं कहा, विकार, तो ऐसा कौन सा डिसऑर्डर है जिसे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर कहा जाता है। तो दोस्तों एक अब तक हमने पढ़ा है ऑटिज्म, जिसे विकासात्मक विकार क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या है, सामाजिक विकास प्रभावित होता है हमारा, ठीक है, संप्रेक्षण विकास प्रभावित होता है, ठीक है, सामाजिक संप्रेक्षण क्या होते हैं, इनमें सब प्रभावित हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 128, मंगोलवाद जो बौद्धिक अक्षमता का एक नैदानिक प्रकार, इसे किस नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन दोबारा से पढ़ेंगे एक बार। मंगोलवाद जो बौद्धिक अक्षमता का एक नैदानिक प्रकार है, यानी कि ये शब्द मोस्ट इंपोर्टेंट है इस क्वेश्चन में, जो मंगोलवाद जिसे कहा जा रहा है, मंगोलवाद जो बौद्धिक अक्षमता का एक नैदानिक यानी कि चिकित्सीय प्रकार है, चिकित्सीय वर्गीकरण में उसका एक प्रकार है, इसे किस नाम से जाना जाता है, मंगोलवाद को किस नाम से अब जाना जाता है दोस्तों, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम को पहले मंगोलवाद के नाम से जाना जाता था, जिसे अब डाउन सिंड्रोम कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 129, टीबीआई का विस्तार, ठीक है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन ये हो गया, सेकंड ऑप्शन यहाँ होगा, थर्ड ये होगा, फोर्थ ये होगा। अब चारों में क्या एक्सप्लेनेशन दे रखा होगा, आपको उसमें से देखना होगा, ठीक है, देखना होगा, चयन करना होगा कि कौन सा एक्सप्लेन इसका ठीक है। तो दोस्तों इसका टीबीआई का जो विस्तार है, ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑप्शन पे है तो हमने ये सही कर देना है, इस तरीके से आपकी फुल फॉर्म्स आएंगी इस बार, ठीक है, क्योंकि अब उसमें ये तो नहीं लिखा होगा, लिखना नहीं होगा, आपने ऑप्शन चूज करना है, ऐसा नहीं है नहीं आएंगी, आएंगी फुल फॉर्म, इसी तरीके से पूछी जाएगी, जरूरी नहीं है एक ही फुल फॉर्म पूछी जाए, दो भी पूछ सकता है, तीन भी पूछ सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए दोस्तों 130, एडीएचडी के लिए व्यवहारिक उपचार में क्या क्या शामिल है। जब हम बच्चों एडीएचडी वाले बच्चों का बिहेवियर मैनेजमेंट करते हैं तो उनके व्यवहारिक उपचार के या उपचार के लिए क्या क्या आवश्यक हो सकता है या क्या क्या उनके उपचार में शामिल है, ठीक है। क्वेश्चन कह रहा है एडीएचडी के लिए व्यवहारिक उपचार में क्या क्या शामिल है या क्या क्या शामिल किया गया है। तो क्या क्या है इसमें, बहुत सारी है। एक तो हो गया आपका व्यवहारिक संशोधन, ठीक है, फिर आपका आ जाएगा सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, ठीक है, दो तो ये हो गए। तीसरा आ जाएगा आपका व्यवहारिक अभिभावक प्रशिक्षण, व्यवहारिक अभिभावक प्रशिक्षण, ठीक है। उसके बाद एक और आ जाएगा आपका यहाँ पर संगठनात्मक कौशल प्रशिक्षण, संगठनात्मक कौशल प्रशिक्षण। एक और रहता है व्यवहारिक संशोधन, सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, व्यवहारिक अभिभावक प्रशिक्षण, संगठनात्मक प्रशिक्षण। 1 2 3 4 एक और है स्कूल में हस्तक्षेप, स्कूल में हस्तक्षेप। ये सारी चीजें व्यवहार उपचार के लिए ये सारी चीजें शामिल की गई हैं। पहला हो गया आपका व्यवहारिक संशोधन, ठीक है, दूसरा हो गया आपका सामाजिक कौशल प्रशिक्षण, तीसरा हो गया आपका व्यवहारिक अभिभावक प्रशिक्षण, ठीक है,
चौथा हो गया आपका संगठनात्मक कौशल प्रशिक्षण, पांचवा हो गया आपका स्कूल में हस्तक्षेप। तो पांचवा आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब ऑप्शन में अगर आएगा तो 4 ही पूछे जाएंगे, 5 नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन पांचों को याद रखना है। 1 नंबर में या 2 नंबर में आपसे पूछ सकता है ये, ठीक है, अति लघु प्रश्न में। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 131, शारीरिक गति के प्रकार। दोस्तों हमारे शरीर में 2 प्रकार की गतियां होती हैं, ठीक है। एक तो वे गतियां होती हैं ऐच्छिक रूप की और एक होती हैं अनैच्छिक। तो जो सामान्य व्यक्तियों की अगर हम बात करें उनके अंदर केवल ऐच्छिक गतियां पाई जाती हैं। अगर हम बात करें शारीरिक अक्षमता की, जैसे सीपी की बात करें, तो उसमें अनैच्छिक गतियां भी पाई जाती है। तो गति के प्रकार हैं दोस्तों ऐच्छिक और अनैच्छिक। ऐच्छिक और अनैच्छिक गति। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 32, संपूर्ण भाषा किस भाषा को कहा जाता है? ऐसी कौन सी भाषा है जिसे संपूर्ण भाषा कहा गया है? या इस तरीके से भी आ सकता है कि ऐसी कौन सी भाषा है जिसे पूर्ण रूप से संपूर्ण भाषा किया गया है, या अपने आप में कौन सी भाषा पूर्ण है। इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों कौन सी भाषा है और जिसे विशेष आवश्यकता वाले बच्चे उपयोग करते हैं जिसका, ठीक है, तो दोस्तों वह है हमारी सांकेतिक भाषा, ठीक है, साइन लैंग्वेज। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 133, अच्छे शिक्षक के लिए क्या, अच्छे शिक्षण के लिए क्या अपेक्षित है? यानी कि कोई एक अच्छा शिक्षण या टीचिंग हम कह सकते हैं, एक अच्छी टीचिंग के लिए क्या क्या अपेक्षा है, उससे क्या क्या अपेक्षाएं होती हैं, ठीक है। तो क्या अपेक्षित है एक अच्छे शिक्षण में, क्या क्या होना चाहिए अगर क्वेश्चन की बात है तो दोस्तों सबसे पहले होना चाहिए आपका निदान, एक अच्छे शिक्षण के लिए, ठीक है। दूसरा उसका उपचार, ठीक है। तीसरा उसका निर्देश, शिक्षण में निर्देश। और चौथा आ जाएगा आपका प्रतिपुष्टि, ठीक है, प्रतिपुष्टि। ठीक, नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर, तो दोस्तों मूल्य शिक्षा प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है मूल्यों पर संगोष्ठियां, या फिर हम कह सकते हैं सेमिनार से, सेमिनार, ठीक है। सेमिनार लगाकर या मूल्यों पर संगोष्ठियां लगाकर हम मूल्य शिक्षा को प्रदान कर सकते हैं, ठीक है। मूल्य शिक्षा का प्रदान करने का सर्वोत्तम तरीका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 135, एडीएसटी छात्रों के लिए कक्षा प्रबंधन की रणनीतियां। एडीएसटी छात्रों के लिए कक्षा प्रबंधन की रणनीतियां कौन कौन सी है? देखिए दोस्तों, पहला है आपका व्यवहार कक्षा प्रबंधन, ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका संगठनात्मक प्रशिक्षण, संगठनात्मक प्रशिक्षण, ठीक। तो इसकी ये 2 कक्षा प्रबंधन की रणनीतियां हैं, ठीक है। एडीएसडी वाले बच्चों का अगर क्लासरूम मैनेजमेंट करना है तो उसकी मेन 2 स्ट्रेटजीज है, कक्षा व्यवहार कक्षा प्रबंधन, यानी कि हमने बिहेवियर मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग कक्षा का प्रबंधन करना है। दूसरा हमने क्या, संगठनात्मक प्रशिक्षण, ठीक है, यानी कि ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग। फिर देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 136, जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना किसके द्वारा हुई? यानी कि हमारे कह रहे हैं जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना किसके द्वारा हुई? तो दोस्तों जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा हुई, नीति के द्वारा,
ठीक है। 1986 में यानी 1986 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थाओं की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 137, आरटीई 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य प्रति सप्ताह कितने घंटे निर्धारित किया गया था। यानी कि हमारा शिक्षा का अधिकार अधिनियम है, उसके अनुसार अध्यापक के लिए कम से कम प्रति सप्ताह कितने घंटे निर्धारित किए गए थे। तो दोस्तों कितने घंटे किए गए थे, 45 घंटे, यानी कि 45 घंटे, ठीक है, एक सप्ताह में। नेक्स्ट देखिए 138, दृश्य श्रव्य सामग्री एक शिक्षक को शिक्षण में किस प्रकार मदद करती है। यानी कि हमारे जो दृश्य श्रव्य सामग्री है, इस सामग्री या ये सामग्री शिक्षक को शिक्षण में किस प्रकार से मदद करती है। तो दोस्तों जब दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग हो रहा है तो बच्चे इंटरेस्ट ले रहे हैं उसमें, ठीक है, रुचिपूर्ण कार्य सहयोग दे रहे हैं। तो कैसे दे रहे हैं, क्योंकि उनके इंद्रियों का अत्यधिक प्रयोग हो रहा है। कह सकते हैं हम इंद्रियों का अत्यधिक उपयोग करके सीखने में सहायक होती है या सहायता प्रदान करती है या सहायता देती है। यानी कि जब हम दृश्य श्रव्य सामग्री है जिससे हम देखकर भी सीख रहे हैं, सुनकर भी सीख रहे हैं, तो हमारी क्या है, बहुसंवेदीय, यानी कि बहुसंवेदीय चीज हमारे संवेदना कार्य कर रही है। तो दोस्तों इंद्रियों का अत्यधिक उपयोग करके सीखने में मदद मिलती है और यह जल्दी सीख जाते हैं बच्चे, इसलिए शिक्षक के शिक्षण में ये महत्वपूर्ण है या सहयोगी है या उपयोगी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 138, सीपी की सहायता के लिए सबसे सामान्य चिकित्सा कौन सी है। तो सीपी की सहायता के लिए सबसे सामान्य चिकित्सा दोस्तों फिजियोथेरेपी है, ठीक है, शारीरिक शारीरिक चिकित्सा यानी कि फिजियोथेरेपी, ठीक। नेक्स्ट देखिए 139, किस प्रकार के सीपी में अनैच्छिक गतियां देखने को मिलती हैं। बहुत सारे सीपी के टाइप्स है दोस्तों, तो कौन से ऐसे सीपी का प्रकार है जिसमें हमें अनैच्छिक गतियां यानी कि इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने को मिलते हैं। एक वॉलेंट्री मूवमेंट होते हैं यानी कि ऐच्छिक गतियां, इनवॉलेंट्री मूवमेंट यानी कि अनैच्छिक गतियां। तो अनैच्छिक गतियां हमें कौन से सीपी में देखने को मिलती है, आपको उसका टाइप बताना है। तो एथेटियोड सीपी में, एथेटियोड जो सीपी है हमारा चिकित्सीय लक्षणों के अनुसार, उसमें हमें अनैच्छिक गतियां देखने को मिलती है, क्लोनस जैसी इनवॉलेंट्री मूवमेंट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट देखिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 140, कौन सी शिक्षा प्रणाली वैज्ञानिक प्रगति में सहायता प्रदान करती है। यानी कि ऐसी कौन सी शिक्षा प्रणाली है जो वैज्ञानिक प्रगति में सहायता करती है। तो दोस्तों एक ऐसी शिक्षा प्रणाली जिसे हम सभी लोग जानते हैं, यथार्थवादी शिक्षा जो है, जो वैज्ञानिक प्रगति में सहायता करती है, ठीक है दोस्तों। तो आज भी हमने हमेशा की तरह 20 प्रश्न कर लिए हैं बहुत ही अच्छे से। इन प्रश्नों में अगर आपको कुछ गलत लग रहा है, कुछ पूछना है, कुछ डाउट है कहीं पर, तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। क्योंकि आज के जो टॉपिक्स है हमारे एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि छोटे छोटे टॉपिक कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। कुछ समझ नहीं आ रहा है या कुछ डाउट लग रहा है, कुछ पूछना है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करते रहिए दोस्तों। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो और लाइक कर दिया करो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगती है तो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए। थैंक यू सो मच दोस्तों।